ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीन तो आपको याद ही है जहाँ पर अर्जुन की एंट्री होती है और वो यहाँ ये कहते हैं, अश्वत्थामा, भाई रचयिता ब्रह्मदेव का धनुष गांडीव है, ये इसका प्रतिरोध असंभव है। मतलब इस धनुष से अगर तीर चलाया जाए तो उसे रोकना इम्पॉसिबल है, लेकिन कर्ण ने तो यहाँ इजीली रोक दिया। तो क्या ये ब्रह्मदेव का अपमान है? दरअसल ऐसा नहीं है। इस सीन को अगर हम फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो कर्ण के अस्त्र ने अर्जुन के अस्त्रों को 2 हिस्सों में बांट दिया था, रोका नहीं था, और वो 2 हिस्से अश्वत्थामा के साइड से गुजर के पीछे रथ में लग गया था, जिससे वो रथ डिस्ट्रॉय हो गया था। और जब भी अर्जुन गांडीव धनुष से अपना अस्त्र लोड करता है तब आप थंडर लाइटनिंग को नोटिस कर सकते हो, क्योंकि अर्जुन के एक्चुअल फादर थे इंद्रदेव, एंड यू नो कि इंद्रदेव गॉड ऑफ थंडर है, और उसी थंडर को आप यहाँ नोटिस कर सकते हो। और नोटिस करने वाली एक और बात है, यहाँ सूर्यदेव और इंद्रदेव का फाइट होता है, और हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में सूर्यदेव और इंद्रदेव की टक्कर होती रहती है, चाहे वो त्रेता युग में बाली वर्सेस सुग्रीव का फाइट हो या फिर द्वापर युग में अर्जुन वर्सेस कर्ण का फाइट। अब हो सकता है ऐसा सिमिलर फाइट शायद हमें कलयुग में भी देखने को मिले, आई मीन कल की पार्ट 2 में। और यहाँ कली कहता है, जगन्नाथ का चक्र ऐसे घूमेगा कि वो हर फेरे में सिर्फ प्रलय ही पाएगा। वेल, जिस जगन्नाथ का चक्र का जिक्र यहाँ किया गया है, मैं बता दूं वो नीला चक्र को कहा गया है, और ये चक्र जगन्नाथ मंदिर के एकदम ऊपर स्थित है, और ये चक्र सूरज की दिशा अनुसार अपना रंग बदल सकती है, जो कि काफी शॉकिंग है। मतलब गोल्ड टू ब्लू, ब्लू टू गोल्ड। और ये चक्र भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को रिसेंबल करता है। मतलब यहाँ कली गांडीव धनुष को उठा के अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल समझ रहा है कि वो डायरेक्ट भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र को चैलेंज कर रहा है। उसने कहा था, जगन्नाथ का चक्र ऐसे घूमेगा कि वो हर फेरे में सिर्फ प्रलय ही पाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू हिम, भगवान कृष्ण या फिर भगवान कल्कि उसे रोकने के लिए चाहे जितना भी चक्र घुमा ले या यूज कर ले, उन्हें सिर्फ निराशा मिलेगा, आई मीन डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। हाँ, तो दद्दू जी पार्ट 2 में देखते हैं किससे क्या मिलता है। और भैरवा का ये जो सिंबल है, इस सिंबल का एक नाम और मीनिंग, और ये मूवी काफी सही है। यहाँ पर हमें कर्ण को भी दिखाया गया है, जो है ये मूंछ वाले प्रभास। अरे एडिटर, ये मूंछ वाले प्रभास नहीं, ये मूंछ वाले प्रभास। अरे सही तो फोटो दिखाया करो यार। और आपको ऐसे न जाने कितने आर्टिकल मिलेंगे या वीडियो मिलेंगे जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि महाभारत के युद्ध में न्यूक्लियर वेपन का यूज हुआ था, जो कि ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहला न्यूक्लियर बॉम्ब 1945 में बना था, ट्रिनिटी टेस्ट के दौरान, अगर आपने ओपेनहाइमर देखा है तो। एनीवेज, तो कुछ साइंटिस्ट क्यों दावा करते हैं कि महाभारत के युद्ध में न्यूक्लियर वेपन का यूज हुआ था? वेल, उसका भी एक्सप्लेनेशन इस मूवी में एक सीन में एक्चुअली दिया गया है, और उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो पूरा देखना। सो हे गाइस, माय नेम इज दबा, और मैं मूवीज और वेब सीरीज को डिकोड करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल दैट इंट्रो। ऑल राइट, डिटेल नंबर 1। ओके, तो इस सीन में अश्वत्थामा एक पौधा का यूज करके एक ब्रह्मास्त्र बनाते हैं उत्तरा के अनबॉर्न बेबी को मारने के लिए। बट नोटिस करने वाली बात ये है, उन्होंने इस नन्हा मुन्ना पौधा का यूज किया अपने निजी इस्तेमाल के लिए, जो कि कलयुग के इंसानों के कर्मों को सिग्निफाई कर रहा था, जहाँ पर लोग अपनी निजी इस्तेमाल के लिए पेड़ पौधे इन सब की बलि देंगे। एंड यू नो कि महाभारत द्वापर युग में हुआ था, और महाभारत के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ था। आई नो बहुत सारे लोग इस डिटेल के ऊपर हंसेंगे, लेकिन रुकिए, मेरे पास एक और प्रूफ है। इस सीन में अश्वत्थामा जाने अनजाने में इस नन्हे मुन्ने कली की बलि देते हैं, और फिर आप रक्त को नोटिस कर सकते हो। रक्त माने खून फॉर लॉकडाउन किड्स। एनीवेज, तो आप खून को नोटिस कर सकते हो, जो कि ये सिग्निफाई कर रहा था कि कलयुग में, आई मीन फ्यूचर में, लोग पेड़ पौधे इन सब की बलि देकर अपनी ही मृत्यु को आमंत्रित करेंगे। डिटेल नंबर 2। इस सीन में अश्वत्थामा के पीछे भगवान कृष्ण होते हैं, तो अश्वत्थामा पीछे ना देखकर ही भगवान कृष्ण को कैसे पहचान लिया? मुझे मारने आए हो तो मार दो कृष्ण। दरअसल भगवान कृष्ण के ठीक पीछे ये सूर्य होता है, और अश्वत्थामा ने उनके शैडो में मयूर पंख को नोटिस किया था। एंड ऑफ कोर्स यू नो कि मयूर पंख और कौन लगाते हैं? ऑफ कोर्स हमारे प्यारे श्री कृष्ण। एनीवेज, डिटेल नंबर 3। इस सीन में भगवान कृष्ण के पीछे आप एक सफेद घोड़े को नोटिस कर सकते हो, और ये सिग्निफाई कर रहा था विष्णु जी के 10th इनकारनेशन यानी कल के अवतार को, क्योंकि यही सफेद घोड़ा फ्यूचर में उनके वाहन बनेंगे। और क्या आपको पता है कि इस घोड़े का नाम क्या है? वेल, इस घोड़े का नाम होगा देवदत्त। एंड आप सबको तो पता ही है कि विष्णु जी के वाहन कौन है। जी हाँ, वो है गरुड़ देव, और कल की विष्णु जी के अवतार है, और ये देवदत्त यानी सफेद घोड़ा गरुड़ देव का ही एक अवतार है। डिटेल नंबर 4। तो जब मूवी टाइटल अनाउंस किया जा रहा था, तब आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को नोटिस कर सकते हो, मतलब इंडिया के सभी लैंग्वेजेस, यहाँ तक कि ओडिशा भी। लेकिन जो शॉकिंग चीज है वो ये है, आप यहाँ जापानीज और चाइनीज लैंग्वेजेस को भी नोटिस कर सकते हो, जो कि ये सिग्निफाई कर रहा था कि भगवान कल की सिर्फ हमारी नहीं पूरे दुनिया के हैं। मतलब वो सिर्फ इंडिया को नहीं बचाएंगे,
आएंगे, पूरे दुनिया को बचाएंगे डार्कनेस से। मतलब कल की भगवान सभी के हैं, इसलिए तो आप शंबाला में डिफरेंट टाइप के लोगों को नोटिस कर सकते हो, क्योंकि ये सभी भगवान कल्कि का वेट कर रहे हैं। डिटेल नंबर 5। ओके, तो इस सीन में एक आर्ट को दिखाया जाता है जो कि मुझे काफी सही लगा। यहाँ कलयुग में जितने भी बड़े बड़े नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं उन सभी को दिखाया गया है। जैसे 793 CE में कुछ वाइकिंग्स लोगों को मारते थे और उनसे वैल्यूएबल आइटम्स छीन लेते थे, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स इंडियन से काम करवा रहे हैं। ये देखिए, ऑफ कोर्स मेरा खून खुल रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और फिर नाजियों को दिखाया गया है, और आपको तो पता ही है जो नाजी पार्टी था जिसका लीडर था एडोल्फ हिटलर, उसने लाखों जीविश को मरवाया था, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि उसे लगा था जो जीविश लोग होते हैं उनके वजह से ही हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 हारा था। तो इसीलिए हिटलर जीविश लोगों को मारता था, और उन्हीं के साथ रोमा, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स, पोल्स, सोवियत पॉज इन लोगों को भी मारा था। और ये कलयुग के काफी बड़े नेगेटिव इवेंट्स में से एक है। और इस दृश्य में शायद ये लोग राम मंदिर की वजह से लड़ रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स राम मंदिर का जो फाइट था वो 500 साल से भी ज्यादा चला था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। और यहाँ पर फैक्ट्री से जो विषाक्त पानी निकलते हैं उन्हें पीकर ये जानवर मर गए हैं। और फिर शायद ये कोरोना महामारी, और यहाँ पर ये मिट्टी सूख के फट गई है, जिसका रीजन आप जानते ही हो, ग्लोबल वार्मिंग और हाई अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज। लेकिन सरप्राइजिंगली मूवी मेकर्स ने यहाँ पर रशिया यूक्रेन का वॉर दिखाया, जो कि रिसेंटली ही हुआ था। और ये दिखाना इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाता तो कसम से वर्ल्ड वॉर 3 कंफर्म था। बट भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हाँ, शायद कुछ लेजेंड्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 3 का इंतजार कर रहे हैं, और उनमें से मैं भी हूँ, क्योंकि कल्कि असुर का थोड़ा गुण मुझ में भी है। एनीवेज, तो ये सब नेगेटिव इवेंट्स अश्वत्थामा जी देख के रो रहे थे, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास वो मणि नहीं था, और वो मणि ही उन्हें इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और हीलिंग पावर प्रोवाइड करती है। इस सीन में जब अश्वत्थामा जी के पास वो मणि नहीं था, तब इस रोबोट के अटैक से वो थोड़ा इंजर्ड हो गए थे, आप नोटिस कर सकते हो। लेकिन बाद में उनके इंजरी यानी जख्म भर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मणि मिल जाती है। और भगवान कृष्ण जी ने तो कह दिया था कि ये मणि तुम्हें सिर्फ कलयुग के अंत में मिलेगी, ना कलयुग के पहले ना कलयुग के मिडिल में, मिलेगा तो सिर्फ अंत में। और हमें इस मूवी में काफी सारे बेहतरीन कैमियोज देखने को मिले हैं, चाहे वो मेरी डार्लिंग मृणाल जी की कैमियो हो, या विजय की, या फिर सलमान की, या फिर ये आदि पुरुष वाले प्रभास की। जस्ट किडिंग गाइस, जस्ट किडिंग। डिटेल नंबर 6। ओके, तो इस सीन में ये लोग गंगा नदी के ऊपर से जा रहे होते हैं, क्योंकि गंगा नदी अब सूख चुकी है, और ये एक नदी ही थी। इसके कंफर्मेशन के लिए मूवी के मेकर्स ने यहाँ पर ये बोट दिखाया। अरे ये बोट नहीं, ये बोट। डिटेल नंबर थाला, डिटेल नंबर 7। यहाँ पर ये लड़की जो लड़का का नाटक कर रहा है, ये लड़की कहती है इस दुनिया का आखिरी शहर काशी, और फिर ये अंकल बोलते हैं इस दुनिया का पहला शहर काशी। बट अगर हम इंटरनेट पर रिसर्च करें तो देख सकते हैं वाराणसी दुनिया का ओल्डेस्ट सिटी है, और वाराणसी माने काशी। तो ये इन्फॉर्मेशन मूवी मेकर्स ने काफी सही दिया है, बट 2-3 ऐसे भी इन्फॉर्मेशन है जो कि बिल्कुल गलत है, और इस चीज के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। डिटेल नंबर 8। और ये जो काशी शहर का एंट्री गेट था, ये काफी हद तक काशी टेम्पल के साथ मैच करता है जो वाराणसी में है, और ये काफी कूल डिटेल है, क्योंकि काशी टू काशी डायरेक्ट कनेक्शन। डिटेल नंबर 9। इस सीन में जब भैरवा की एंट्री होती है, तब आप यहाँ रेबल स्टार को नोटिस कर सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है कि प्रभास रेबल स्टार है। वेल, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, साउथ के स्टार्स को डिफरेंट स्टार का नाम दिया जाता है, जैसे रॉकिंग स्टार यश, सुपरस्टार रजनी सर, मेगा स्टार चिरंजीवी, स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन, एनर्जेटिक स्टार राम पोतीनेनी, पावर मेगा स्टार रामचरण, पावर स्टार पवन, और भी बहुत सारी। डिटेल नंबर 10। इस सीन में कैप्टन को बेबी भैरवा एक हाईटेक बास्केट में मिलता है, जो कि कर्ण के ओरिजिन का रेफरेंस था। आपको पता है कि कर्ण के सेकंड मदर का नाम था राधा, और राधा जी को कर्ण एक बास्केट में मिले थे एक नदी के किनारे, और उसी का रेफरेंस हमें यहाँ पर दिया गया है। डिटेल नंबर 11। इस सीन में भैरवा इस चीज की मदद से एक ह्यूमन बॉडी का शेप बनाता है, और उसे वो एक पहाड़ टाइप कुछ जैसे चीज के ऊपर रखता है, और ये एक्चुअली उसके लाइफ के गोल को सिग्निफाई कर रहा था। मतलब ये पहाड़ उसके लिए कॉम्प्लेक्स था, और वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चढ़ गया, इसलिए उसने इसे पहाड़ के ऊपर रखा, लाइक उसने कॉम्प्लेक्स चढ़ लिया। डिटेल नंबर 12। इस सीन में ये लड़की सुमति को बचाती है, और ये जो डिवाइस था जो सुमति के पेट में लगा हुआ था, उसे वो तोड़ देती है। अब क्यों तोड़ा एग्जैक्टली मूवी में तो दिखाया नहीं गया, बट आई थिंक ये डिवाइस उसके लोकेशन को भी ट्रैक कर सकता है, तो इसीलिए उसने तोड़ दिया, जो कि काफी क्लेवर मूव था। डिटेल नंबर 13। इस सीन में भैरवा के पीछे कुछ रशियन में लिखा हुआ होता है, और यहाँ पर जापानीज या चाइनीज में कुछ लिखा हुआ होता है, और ये सब दिखा के मैं आपको एक्चुअली कहना क्या चाहता हूँ, देखो ये दुनिया का आखिरी शहर है काशी, तो ऑफकोर्स यहाँ पर दुनिया के तमाम लोग रहेंगे। सो दैट्स व्हाई, चाहे वो रशिया से हो, या फिर जापान से, या फिर चाइना से। डिटेल नंबर
डिटेल नंबर 15। ओके, तो इस सीन में एक बिजली आके इस मेटल के व्हील पे हिट करती है और ये जो मेटल का व्हील था आप नोटिस कर सकते हो कि ये काफी ज्यादा हीट अप हो गया था, और जो कि सही भी है क्योंकि एक बिजली यानी एक थंडर में 28,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है जो इंसानों का भूता बनाने के लिए काफी है। डिटेल नंबर 17। 1 × 7 = 7 = 1000। इस सीन में डार्कनेस रोशनी को ढक रहा होता है जो कि कलयुग के अंत को सिग्निफाई कर रहा था। मतलब कलयुग के अंत में अधर्म यानी बुराई यानी डार्कनेस अपने चरम सीमा में होगा, यानी बुराई अच्छाई को ढक देगा और फिर भगवान कल्कि का जन्म होगा इस बुराई को मिटाने के लिए। डिटेल नंबर 18। इस सीन में बैकग्राउंड में आप हनुमान जी के गदे को नोटिस कर सकते हो। मतलब इन लोगों को जैसे ये गांडीव धनुष मिला वैसे ही ये गदा भी मिला, और जो कि सही भी है क्योंकि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के साथ 7 चिरंजीवी और भी होंगे जो बुराई से लड़ेंगे, और उन 7 चिरंजीवी में से हनुमान जी भी होंगे, और उन्हीं का रेफरेंस हमें यहाँ पर दिया गया है। डिटेल नंबर 20। ओके, तो इस सीन में जब ये रेबल बोलता है कि ट्रक के पीछे के दरवाजा खोल, तब जब अंकल ने ओपन किया था, तब आप नोटिस कर सकते हो कि उन्होंने 2 स्विच दबाया था। पहला स्विच ऑफ कोर्स दरवाजा ओपन कर रहा था, लेकिन जो दूसरा स्विच था वो फेक होलोग्राम का था। एंड आई थिंक आपने इसको नोटिस नहीं किया था तो प्लीज यार एक लाइक तो बनता है। डिटेल नंबर 21। इस सीन में राजा मौली सर की एंट्री होती है और वो भैरवा को कहते हैं पहचान कौन। इस सीन में राजा मौली सर की एंट्री होती है जिन्होंने बाहुबली बनाया था, एंड यू नो कि वहाँ पर प्रभास था, और इस सीन में भैरवा यानी प्रभास कहता है अभी पकड़ लिया तो 5 साल छोड़ेगा नहीं, अभी पकड़ लिया तो 5 साल छोड़ेगा नहीं, जो कि सीधा सीधी बाहुबली का रेफरेंस था क्योंकि राजा मौली सर ने प्रभास को 5 सालों के लिए साइन किया था बाहुबली के लिए। जी हाँ, प्रभास ने 5 साल बाहुबली के लिए कड़ी मेहनत की थी और अब वो कड़ी मेहनत पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। एनीवेज, एंड इस 5 साल टाइम पीरियड के दौरान प्रभास ने किसी भी दूसरी मूवी को साइन नहीं किया था, और उसी 5 साल का रेफरेंस हमें यहाँ दिया गया है। डिटेल नंबर 22। एंड इस सीन में अश्वत्थामा जी ने भैरवा को जस्ट नॉर्मली फेंका था, बट स्टिल भैरवा ने खुद को कंट्रोल करने के लिए थ्रस्टर्स को ऑन किया था, जो कि एक्चुअली ये रिसेंबल करता है कि अश्वत्थामा जी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो अगर आपको याद है तो मैंने सिविल वॉर का एक डिटेल बताया था। इस सीन में जब आयरन मैन लैंड करता है तब कैमरा थोड़ा शेक हुआ था, लेकिन जब वॉर मशीन लैंड करता है तब कैमरा कुछ ज्यादा ही शेक होता है, जो कि ये रिसेंबल कर रहा था कि जो वॉर मशीन का सूट है वो टोनी के सूट से ज्यादा भारी है। तो ठीक वैसे ही सीन में जब अश्वत्थामा एक छलांग लगाते हैं भैरवा को कुचलने के लिए, और जब अश्वत्थामा मिट्टी पे लैंड करते हैं तब आप नोटिस कर सकते हो कि कैमरा काफी ज्यादा शेक हुआ था, जो कि ये रिसेंबल कर रहा था कि अश्वत्थामा जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और भारी है। डिटेल नंबर 24। इस सीन में ये लोग शंबाला जा रहे थे, और जब वो लोग उस फेक 3D होलोग्राम के पत्थर से गुजरने वाले थे तब आप नोटिस कर सकते हो कि ये इंटरफेस रेड हो गया था। मतलब उनका सेंसर्स उन्हें वार्न कर रहा था कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है। बट वी नो कि ये पत्थर का खतरा फेक था, और ये पत्थर का 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी इतना हाईटेक था कि बुज्जी भी धोखा खा गई थी। और क्या हमने कभी ऐसा मार्वल में देखा है। डिटेल नंबर 25। इस सीन में ये सुमति को देख के कहता है 5 मिलियन की बाउंटी रखी हुई है इसके सर पर। 5 मिलियन की बाउंटी रखी हुई है इसके सर पर। बट यहाँ हम एक्चुअली देख सकते हैं कि बाउंटी सिर्फ 1 मिलियन यूनिट का था, लेकिन इसने यहाँ पर 5 मिलियन बोला ताकि बाकी यूनिट्स के लालच में इसका साथ दे। डिटेल नंबर 26। इस सीन में हम अर्जुन को नोटिस कर सकते हैं, और अर्जुन के रथ में 1 2 3 4 घोड़े होते हैं, और ये 4 घोड़े ह्यूमन के डिफरेंट सेंस को सिंबलाइज करता है, लाइक साइट, स्मेल, टेस्ट एंड टच। डिटेल नंबर 26। इस सीन में जब भैरवा बुज्जी को मॉडिफाई कर रहा होता है तब आप नोटिस कर सकते हो कि बुज्जी ने उसे पहले ही वार्न कर दिया था कि इस मॉडल में ये वीक पॉइंट होगा, और फिर अश्वत्थामा जी ने उसी वीक पॉइंट पे वार किया था। डिटेल नंबर 27। ओके, तो नॉर्मली नाग अश्विन सर ने भैरवा को ब्लू कलर से रिसेंबल किया है, एंड यू नो कि जो ब्लू कलर है इस मूवी में अच्छाई का कलर है, और जो रेड कलर है वो इविल का कलर है। लेकिन यहाँ जब भैरवा इस डिवाइस से इनको शॉक देकर पैरालाइज कर रहा था, तब डायरेक्टर ने इस डिवाइस का कलर रेड दिखाया, आई मीन रेड लाइट दिखाया, जो कि ये रिसेंबल कर रहा था कि यहाँ पर भैरवा जो कर रहा है वो गलत है। और ये जो डिवाइस है जिससे लोगों को शॉक दिया जाता है, ऐसा सिमिलर डिवाइस शायद हमने रैग्नारॉक में भी देखा था। डिटेल नंबर 28। इस सीन में अर्जुन कहता है देखा केशवा, उसके अस्त्र से मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे गया, लेकिन मेरे अस्त्र से उसका 10 कदम। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपका कार 2 कदम पीछे गया है तो तब आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको एक रेफरेंस चाहिए होगा लाइक 80 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर। ठीक वैसे ही महाभारत के टाइम पे जो रथ था उनके कदम को घोड़े के कदम से नापा जाता था। लाइक यहाँ अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे गया था, उसको हम यहाँ एक्चुअली नोटिस कर सकते हैं। ये घोड़ा 1 और फिर ये 2 कदम पीछे गया था। मतलब जैसे हम कहते हैं कि ये कार बेस्ट है, ये 100 किलोमीटर तक जाएगी, ठीक वैसे ही पहले रथ को कदम से नापा जाता था। लाइक ये रथ बेस्ट है, ये 5000 या 6000 कदम जाएगी। ओके, तो ये डिटेल मेरा फेवरेट है। इस सीन में अर्जुन का अस्त्र और कर्ण का अस्त्र आमने सामने टकराते हैं।
जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट हुआ था। और आप 2 मशरूम क्लाउड को नोटिस कर सकते हो। और नो डाउट ऐसे मशरूम क्लाउड हम सिर्फ तब देखते हैं जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और एक स्मॉल न्यूक्लियर बॉम्ब से लगभग 10 टन ऑफ TNT का एनर्जी निकलता है, जो कि बहुत ज्यादा है। और 1 टन TNT माने 418, उसके बाद 10 जीरो लगा दो, इतना जूल एनर्जी, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है। और इतना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएशन क्रिएट करती है। और वैसे ही कुछ रेडिएशन कुरुक्षेत्र मतलब जहाँ पर महाभारत हुआ था उसके मिट्टी के एकदम नीचे पाया गया है। और उसका रीजन यही है कि हम यहाँ पर मशरूम क्लाउड को नोटिस कर सकते हैं। मतलब कर्ण के अस्त्र और अर्जुन के अस्त्र में बहुत सारी ऊर्जा यानी एनर्जी भरी हुई थी। और जब ये दोनों अस्त्र आमने सामने टकराई तब बहुत सारी एनर्जी बाहर निकली थी। मतलब टन्स ऑफ एनर्जी बाहर निकली थी। और टन्स ऑफ एनर्जी इज इनफ टू क्रिएट रेडिएशन। मतलब रेडिएशन बनाने के लिए टन्स ऑफ एनर्जी काफी होता है। और ये रेडिएशन कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब के रेडिएशन के जैसा था। तो इसलिए तो कुछ साइंटिस्ट दावा करते हैं कि महाभारत के युद्ध में न्यूक्लियर वेपन का यूज हुआ था। बट एक्चुअल रीजन क्या था वो अब आपको पता है। तो प्लीज यार इसके लिए तो एक लाइक बनता है। डिटेल नंबर 30। इस सीन में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो अश्वत्थामा के फोरहेड में आपको 3 लाइंस दिखेगा। और ये 3 लाइंस ऑफ कोर्स त्रिपुंद्र सिंबल के थे, क्योंकि अश्वत्थामा हमेशा त्रिपुंद्र तिलक लगाया करते थे। एंड यू नो कि त्रिपुंद्र तिलक महादेव को रिसेंबल करता है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अश्वत्थामा महादेव के एक अवतार है या फिर एक अंश है। और ये अश्वत्थामा की मणि महादेव के थर्ड आई की तरह उन्हें पावर प्रोवाइड करती है। सो यू कैन से दिस इज थर्ड आई ऑफ अश्वत्थामा। ओके, तो बोनस डिटेल। ऑल राइट, तो अगर आपने नोटिस किया है तो भैरवा के आर्म पे आप एक टैटू को नोटिस कर सकते हो जहाँ पर 3 इंटरलॉकिंग ट्रायंगल है। वेल, इस टैटू का नाम है वोल्कनट। और इस टैटू का डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट मीनिंग है। इसको स्पेशली 973 CE में वाइकिंग्स यूज करते थे। और वाइकिंग्स के दृष्टिकोण से ये वॉरियर्स के करेज और ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है। एंड ऑफ कोर्स भैरवा बहुत ही ज्यादा ब्रेव है। उसे पता था कि अश्वत्थामा से लड़ते वक्त उसकी जान भी जा सकती है, बट स्टिल वो उससे लड़ने चला गया था क्योंकि और नॉर्स माइथोलॉजी में इस सिंबल का मीनिंग डिफरेंट है। हाँ, वही माइथोलॉजी जहाँ पर अपने ओडिन, थॉर, लोकी ये सब है। यहाँ ये 3 इंटरलॉकिंग ट्रायंगल्स फिजिकल वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स एंड वेलहेला, इन तीनों के बीच के कनेक्शन को रिसेंबल करता है। और हम इस मूवी में 3 डिफरेंट लाइफ को नोटिस कर सकते हैं। फिजिकल वर्ल्ड मतलब ये कचरे वाली दुनिया, एंड वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट माने ये शंबाला, और वेलहेला माने काइंड ऑफ हेवन, माने जहाँ पर सिर्फ हैप्पीनेस है। और वो इस मूवी में ये कॉम्प्लेक्स की दुनिया है। तो देख सकते हो नाग अश्विन सर ने कितना ज्यादा रिसर्च किया है इस मूवी के लिए। और भैरवा का ऐसा टैटू कैप्टन लगाया करते थे, आप देख सकते हो। अब हो सकता है कि भैरवा उनके याद में इस टैटू को बनवाया है। और इस मूवी का एक बात जो मुझे हजम नहीं हुआ वो ये है कि यहाँ कहा जाता है कि आज से 6000 साल पहले महाभारत हुआ था और ये कलयुग का अंत है, राइट। बट एक्चुअली कलयुग का जो एज है वो है 432 लाख ईयर। और महाभारत के बाद कलयुग आया था। तो एक्चुअली कलयुग का अंत महाभारत के 6000 साल बाद नहीं, महाभारत के 432 लाख सालों बाद होगा कलयुग का अंत। लेकिन इस मूवी में सिर्फ 6000 साल बाद कलयुग का अंत दिखाया है, जो कि मुझे लगता है कि गलत है। वेल, ये वीडियो तो पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 बाद में आएगा, जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रूफ्स के साथ कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट के क्या है और कलियासुर ने आखिर कैसे उठा लिया अर्जुन के गांडीव धनुष को। तो जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तो जल्दी से इस वीडियो में 5K लाइक कंप्लीट करा दो, क्योंकि उसके बाद ही पार्ट 2 आएगा और तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। सो मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पे।